तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में क्या क्या समस्या आ रही थी और कैसे क्या उसका निराकरण निकलेगा। तो अगर आपको वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो समाप्त होने के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है वो है क्या है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है, जिसमें 23 से 60 साल की जो महिला है, विवाहित महिला, वो पात्र है। तो इसमें जैसे कि योजना से क्या क्या मतलब योजना से क्यों बनाई गई है, इसका क्या कारण है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि महिलाओं के स्वावलंबन, उनके आश्रित बच्चे, स्वास्थ्य पोषण स्तर में सतत सुधार के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए, ये सब जानकारी है इसमें दी गई है। इसमें पात्रता क्या है, तो जैसे इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर महिला 23 से 60 साल के बीच में है, विवाहित है, विधवा है या तलाकशुदा है या परित्यक्ता महिला है, कोई भी महिला है तो वो इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी। ठीक है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो और 60 वर्ष की आयु से कम हो, तो उस महिला को इसकी पात्रता की श्रेणी में रखा गया। तो इसके बाद अपात्र महिला कौन कौन सी रहेगी, कौन कौन इस योजना के लिए अपात्र रहेगा। जैसे कि जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। जैसे कि आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट सभी बनाते हैं, उसमें स्वघोषित आय अगर 2.5 लाख से अधिक है तो उसके अनुसार वो अपात्र माना जाएगा। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, कोई इनकम टैक्स देने वाला नहीं हो, वो भी इस योजना में अगर आयकर दाता है तो अपात्र माना जाएगा। ठीक है। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय, नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है अतः सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वो भी इसमें अपात्र माना जाएगा। इसके बाद आता है जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार किसी भी योजना के अंदर प्रतिमाह राशि ₹1000 से अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो वो भी इस योजना में अपात्र माना जाएगा। जो कि 1000 से ज़्यादा पेंशन या कुछ ले रहे हैं तो वो भी इसमें अपात्र माना जाएगा। इसके बाद जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान, भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, वो भी इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य है, वो भी अपात्र माना जाएगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, पंच और उप सरपंच को छोड़कर अगर सरपंच है तो वो भी इसमें अपात्र माना जाएगा। ठीक है। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। संयुक्त रूप से सदस्यों में कौन कौन आता है, पिता, अगर पिता कि पुरुष के केस में क्या होता है, महिला, पुरुष और उनके जो बच्चे वो परिवार की श्रेणी में आते हैं। तो उनके पास अगर संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है तो वो अपात्र माना जाएंगे। ठीक है। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी 4 पहिया वाहन हो, तो वो भी अपात्र इसमें माना जाएगा। ठीक है। तो आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें वो फटाफट आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे इसका आवेदन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत के जो सचिव और सहायक सचिव है उनके द्वारा उनको ID पासवर्ड दे दिया गया है और उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ठीक है। महिला को वहाँ पे स्वयं उपस्थित होना होगा क्योंकि उनकी फ़ोटो खींची जाती है। फार्म जो है वो ग्राम पंचायत के पास ही आपका फार्म वगैरह अवेलेबल है, तो आप वहीं पे आपका फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको समग्र ID में KYC करना ज़रूरी होता है, जो आप किसी ऑनलाइन सेंटर हैं खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद महिला का फ़ोटो लिया जाएगा, उसमें अगर आपका आधार लिंक है, अगर बैंक अकाउंट में DBT सक्रिय है तो ही आपका पेमेंट है वो आ पाएगा। इसके अलावा अगर DBT एक्टिव नहीं है तो आपको बैंक में जाके उसको DBT को एक्टिव करवाना होगा। आवेदन तो आपका दर्ज कर लिया जाएगा, बट अगर DBT एक्टिव नहीं है, आधार लिंक नहीं, तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। आवेदन ऑनलाइन दर्ज होने के बाद आपको पावती दी जाएगी और इसके बाद जो इसका वेरिफिकेशन के बाद अंतिम जो सूची होगी वो प्रकाशित होगी और उसके बाद ही भुगतान जून माह में होगा। ये सारे जानकारी आवेदन की प्रक्रिया की है। ठीक है। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे इसमें, समग्र ID, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ आपको वहाँ पे
लाना है। मोबाइल नंबर जो आपने केवाईसी करवाई हो, पहले केवाईसी करवाना पड़ता है और केवाईसी टाइम जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे वही मोबाइल नंबर पर दोबारा OTP आएगा और इसी OTP के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा। ठीक है। इसके बाद आवेदन की पूरी तैयारी क्या क्या है। समग्र में आपका केवाईसी होना चाहिए, व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है, खुद का बैंक खाता लगेगा, बैंक खाता आधार लिंक होना चाहिए, DBT एक्टिव होना चाहिए। बैंक से आपका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक से होता है तो आपको इसको एक्टिव करवाना पड़ता है। ठीक है। आवेदक महिला से अपेक्षा क्या क्या है। कियोस्क में जाकर समग्र ID में KYC करवाना पड़ेगा। ठीक है। बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, अगर बैंक अकाउंट आधार लिंक नहीं तो वो भी करवाना पड़ेगा। फिर कैंप स्थल में क्या क्या ले जाना, समग्र ID, आधार कार्ड, अपनी लाइव फ़ोटो खिंचवानी होगी। पोर्टल ऐप में आवेदन की डाटा एंट्री पूर्ण होने पर पावती जो आपको दी जाएगी वो पावती भी आपको लेके आना है और पावती अपने पास रखना। ठीक है। इसके बाद KYC कैसे क्या होती है आपको अभी तक जानकारी मिल गई होगी कि KYC आपके ऑनलाइन पोर्टल से आप खुद भी कर सकते हो, यहाँ पे किसी CSC या कियोस्क या फिर आपके पंचायत में भी फ्री में आपके जो KYC की जा रही है वो आप करवा सकते हो। ठीक है। इसके बाद अन्य क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। समग्र में अगर विवाहित स्थिति गलत है तो आपको समग्र स्थिति जो समग्र पोर्टल होता है पंचायत सचिव के पास या रोजगार सहायक के पास, उसमें आपको अगर विवाहित स्थिति में अविवाहित लिखा है तो आपको वो भी चेंज करवाना पड़ता है। यदि आधार कार्ड में जेंडर गलत है तो वो आपको आधार सेंटर पे जाके अपडेट करवाना पड़ेगा। यदि समग्र परिवार समग्र ID नहीं है तो आपको समग्र ID अगर है तो आपको समग्र ID नहीं है तो आपको जुड़ाना पड़ेगा, और है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है तो आपको आधार केंद्र पर जाकर ही सही करवाना होगा। आधार खाता बैंक खाते से DBT कराना पड़ेगा, वो भी आपको बैंक खाते में जाके करवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर फॉर्म कैसे क्या भरे जाएंगे वो भी आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना मोबाइल ऐप भी है और पोर्टल भी है जिसमें GRS सचिव, वार्ड अधिकारी, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय लॉगिन ID बनाई जा चुकी है और उससे जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है। आवेदन पत्र का भरा जाएगा, फिर उसकी रिपोर्ट भी जो है पोर्टल पे मिल जाएगी। आपत्ति वगैरह डाल सकते हैं, निराकरण अंतिम सूची का सत्यापन भी इसी पोर्टल पे होगा और DBT से भुगतान होगा। आपका कोई भी अकाउंट नंबर से इसमें भुगतान नहीं होगा, जो आपका आधार कार्ड से DBT एक्टिव रहेगा या फिर आधार लिंक होगा वही अकाउंट में आपका पेमेंट जाएगा। ठीक है। इसके बाद फॉर्म कैसे क्या भरेंगे वो भी आपको जानकारी अभी तक मिल गई होगी, अभी तक फॉर्म भर गए होंगे। जैसे कि आपको यूज़र ID पासवर्ड है वो GRS की जो SPR पोर्टल की जो समग्र ID का जो ID पासवर्ड होते हैं समग्र ID की, वही समग्र ID से आपको वही ID पासवर्ड से आपको इसका लाडली बहना का फॉर्म भरना है। ठीक है। यह ID पासवर्ड अपने GRS सचिव, वार्ड प्रभारी के पास ही मिलेगी, तो आप वहीं पे जाके आपको फॉर्म भरवाना होगा। ठीक है। वहाँ पे आपको लॉगिन ये जो जानकारी है वो आपको दिख जाएगी वहाँ पे। इसके बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद आपको क्या डालना है, समग्र ID जिस महिला की आप उनको डालना है, आप फॉर्म डालना है उसके समग्र ID आपको यहाँ डालना पड़ेगा। समग्र ID डालने के बाद आपकी जो महिला है उसकी स्थिति यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि KYC अगर है तो वहाँ पे KYC सत्यापन की स्थिति KYC है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो अपात्र माना जाता है। अपात्र क्यों माना जाएगा, अगर KYC नहीं है तो। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसके ऊपर टिक करना है, और इसके बाद ये सारे कॉलम आपको टिक करना पड़ेगा जो भी इसमें घोषणाएँ दी गई है ना, उसको टिक करने के बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्या यहाँ महिला की जो फ़ोटो है वो शो करने लगी, जिसमें महिला की फ़ोटो और वहाँ पे लाइव ली जाने वाली फ़ोटो यहाँ पे आपको कैमरे से खींचना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको दोनों फ़ोटो सेम है यहाँ पे आपको ओके करना पड़ेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो समग्र ID में आपने KYC करवाई थी उस नंबर पे OTP जाएगा और वो नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये जानकारी फॉर्म में ज़रूर भरना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपका DBT एक्टिव है, क्या आपका आधार लिंक है, KYC है, ये सब जानकारी आपको देखना पड़ेगा, और ये चीज़ें जो रसीद दी जाती है उसमें मेंशन होती है। ठीक है। इसके बाद आपको OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा वो डालना पड़ेगा, और OTP डालने के बाद आपका फॉर्म है वो सत्यापित होगा और आपके उसके बाद आपको एक पावती मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद अभी क्या समस्या आ रही है, जैसे कि किसी महिला का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो वो मोबाइल नंबर पे आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव के पास से आप समग्र ID में अपना मोबाइल नंबर ऐड करवा सकते हो। उसमें समस्या ये आ रही है कि आपका मोबाइल नंबर आपने ऐड तो करवाया था बट वहाँ पे शो नहीं हो रहा है।
दूसरा, अगर आपकी जेंडर वगैरह जैसे महिला, विवाहित है और अविवाहित लिखा रहा है तो वो भी आप वहाँ पे ग्राम सचिव के पास आप उसको चेंज करवा सकते हो। और इसके अलावा लाडली बहन योजना के लिए किसी भी तरह की समस्या आपको है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर पाऊँगा। ठीक है, तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको मिलता रहूँगा मैं किसी न किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।